सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित शिक्षण की कुछ विधियां हैं, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। जैसे विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इनके बारे में सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी होगा परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं कुछ शिक्षण विधि। तो सबसे पहले लेते हैं गणित शिक्षण में पहले नंबर पर विश्लेषण विधि। चूंकि शब्द अपने आप में एक अर्थ लिए होता है, कोई भी शब्द हो अपने आप में एक अर्थ लिए होता है, तो सबसे पहले हमको उस शब्द के बारे में ही जान लेना अति आवश्यक होता है। अब ये शब्द है जैसे विश्लेषण, तो ये जो विश्लेषण शब्द है इसका मतलब क्या है? खंड खंड करके देखना, यानी उसको पार्ट में देखना। ठीक है, तो इस शब्द से ही समझ में आ गया कि इस विधि में हम विश्लेषण करेंगे, यानी पार्ट में खंड कर करके उस चीज को समझते हैं इस विधि में। इतना तो आ ही गया समझ में। बाकी और देखते हैं। पहला पॉइंट है, इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। विश्लेषण विधि में पहला पॉइंट क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। अब ये अज्ञात और ज्ञात, अज्ञात और ज्ञात, ये दो शब्द हैं और ये बहुत ही भारी शब्द हैं। इन जनरल वे में अगर देखा जाए तो कोई चीज़ हमको पहले तो पता नहीं थी, फिर बाद में हमको पता चली। दूसरे तौर पर अगर देखा जाए कि अभी हमारे रूम में पूरा बहुत सारे मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, लेकिन हम इनसे अनभिज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं, लेकिन वास्तव में वो अपना अस्तित्व रखती हैं। तो उन अज्ञात चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए फिर हम ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, यानी उन्हीं चीज़ों को हम फिर बाद में ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं कि भाई ये चीज़ अस्तित्व में थी लेकिन हम अनभिज्ञ थे और हमने इनको पता कर लिया। दूसरा, इस विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। इस विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। कोई चीज़ हमारे पास मौजूद है और उस चीज़ से हम वो चीज़ खोज रहे हैं जो वर्तमान में हमारे अस्तित्व में नहीं है। जैसे एडिसन बल्ब की खोज की, लगभग 1100-1200 प्रयोग किए, उसके बाद
उसने बल्ब की खोज की है। कितने ही फिलामेंट यूज़ किए होंगे और निरंतर प्रयास करते रहे, तब कहीं जाके भाई जब तक प्रयोग सफल नहीं है तब तक अंधेरे में तीर मारना है। जब वो सफल हो गया, महान वैज्ञानिक की श्रेणी में आ गया। तो अज्ञात से फिर ज्ञात, आज जो रोशनी मिल रही है तो वो किसकी देन है? एडिसन की। तो उसने भी बहुत प्रयास किया, क्या एक शुरुआत की। तो क्या शुरुआत की? नवीन ज्ञान प्राप्त करने। इस विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। तो ये जो हम विश्लेषण विधि बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वो सिर्फ इसी बात को लिए दे रहे हैं क्योंकि आप और हम ठीक से समझ पाएं कि ये नवीन ज्ञान क्या है। और दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान तो एक ही है, टू नो योरसेल्फ। अपने आप को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। चूंकि हमें परीक्षा देनी है, पास होना है, जीविकोपार्जन के लिए अति आवश्यक है, इसलिए इन विधियों को भी हमको अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि हमें परीक्षा देनी है, पास होना है, जॉब लेनी है। यही एक प्रमुख कारण है। दूसरा यह मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक। आप तो इस बात पे ध्यान दो कि विश्लेषण विधि में कौन कौन से जो पॉइंट्स दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, सिर्फ उस पर ध्यान दो कि विश्लेषण विधि भाई ये मनोवैज्ञानिक विधि है। चौथे नंबर पर आता है, इसमें समस्या को भिन्न भिन्न खंडों में विभक्त किया जाता है। विभिन्न विभिन्न खंड कौन से? मैंने बताया था छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर दूसरी सॉल्व करनी है, फिर तीसरी सॉल्व करनी है। अब एक साथ सारा सॉल्यूशन नहीं करना क्योंकि इस समस्या को भिन्न भिन्न खंडों में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। विश्लेषण विधि में छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। अगला पॉइंट, इस विधि के द्वारा खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों ना मिले? क्योंकि अज्ञात से ज्ञात की ओर हमारा रुचि उसी चीज में होती है जो चीज हमारे पास नहीं है। हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। वो हमारे लिए ऐसा समझो मोक्ष की प्राप्ति के बराबर। जॉब नहीं है तो हमारा पूरा ध्यान किस चीज़ पे होगा? जॉब चाहिए कैसे है। किसी के पास गाड़ी नहीं है, उसका पूरा ध्यान होगा गाड़ी चाहिए। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसको पाने की उसकी प्रवृत्ति होती है, उसको उसके लिए अनवरत प्रयास करते रहने की प्रवृत्ति होती ही है और वो जीवन में करता ही है। हम और आप आसपास में इस तरह के उदाहरण आसानी से देख सकते हैं। जिसके पास जो चीज़ है उसका कोई, उसे क्या प्रयास करना है और उसको उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो चीज़, वो इतना प्रयासों के बावजूद वो इसको प्राप्त करता है। तो क्या है? इस विधि द्वारा खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन
मिलता है। नई नई चीज़ें, जो चीज़ उसे पता ही नहीं है उस चीज़ की खोज करता है। और अगर ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती तो प्राचीन काल से और आज तक हम कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, ये प्रवृत्ति कहाँ से आई? ये प्रवृत्ति कहाँ से आई? वो यहीं से आई, खोज करने की प्रवृत्ति। हमारे मन में ये जिजीविषा है कि हमको कुछ नया करना है, कुछ ऐसा ढूंढना है जो हमारे सामने नहीं है लेकिन है जरूर, इसलिए खोज प्रवृत्ति। कुछ एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं इस विश्लेषण विधि में। यह एक दीर्घ विधि है। नेक्स्ट, दीर्घ मीन्स बड़ी। इस विधि से कार्य करने में छात्रों में मौलिकता आ जाती है। मौलिकता आ जाती है, यानी मौलिकता आती है, कोई बनावटपन नहीं, मूल स्वरूप वाले जो गुण हैं वो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। किस विधि द्वारा? विश्लेषण विधि द्वारा। आगे, इस विधि से सीखा ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि से सीखा ज्ञान स्थायी होता है। जहाँ पर छात्र स्वयं ही क्रियाशील है और वो सीख रहा है, आओ करके सीखें। जब वो खुद ही क्रियाशील हो रहा है तो ज्ञान में स्थायित्व तो आना स्वाभाविक बात है। तो इस विधि में सीखा ज्ञान स्थायी होता है, वो रहेगा, परमानेंट रहेगा, क्योंकि उसने ज्ञान इंद्रियों के साथ कर्म इंद्रियों को जोड़ दिया। कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, एक इंद्री का प्रयोग हुआ, देख रहे हैं 2 हो गया, बोल रहे हैं 3 हो गया, अब हाथ से लिख भी रहे हैं तो 4। तो जितनी इंद्रियों का प्रयोग अधिकतम करते चले जाएंगे किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान में स्थायित्व तो आएगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो अधिक से अधिक, मतलब हम चाहे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनको अगर अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो उस ज्ञान में स्थायित्व आता है। आगे, इस विधि द्वारा छात्रों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास का विकास होता है। अब यहाँ पर छात्रों में आत्म निर्भरता और आत्मविश्वास, स्वयं, आत्म मतलब स्वयं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब वह सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। वो मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। कहने का मतलब, इस विधि में जो छात्र है वो पूर्णतः सक्षम हो जाता है, ठीक है ना। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास आ जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा।
और उस सीखे हुए ज्ञान को जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो प्रदर्शित करने में वो कहीं भी नहीं हिचकेगा। तो ये तो बात हुई विश्लेषण विधि की। अब यहीं पर थोड़ा सूक्ष्म रूप से चर्चा कर लेते हैं संश्लेषण विधि की। किसकी बात करते हैं? संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, पहला पॉइंट, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। इस विधि में जो चीज़ हमको ज्ञात है उसको पकड़कर, ज्ञात की बाह पकड़कर अज्ञात की ओर बढ़ना, ये क्या है? संश्लेषण विधि। छोटी क्लास में बच्चों को, क्योंकि उसके पूर्व ज्ञान पर जो उसके पास पहले से ज्ञान होता है उसी में एक नया ज्ञान जोड़ देते हैं, यही होता है छोटी क्लास में। तो ज्ञात जो चीज़ होती है उसको कंपेयर करते हैं बच्चे को, आपने ऐसा देखा है या ऐसा है, इसमें ऐसा जोड़ दीजिए। अक्सर लेटर बनाने में हिंदी का, भाई आपने चंदा मामा देखा है, फिर एक और चंदा मामा, फिर पूंछ निकाल दो बंदर की, फिर डंडा और एलाइन की तो बन गया। ये सब हमको ये बोलना पड़ा बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चे ने ये चीज़ पहले देखी और उनको उसमें चूंकि उसकी रुचि है तो रुचि के आधार पर हमने उसको जोड़ा तो वो सीखा। तो ज्ञात से अज्ञात, उसके लिए तो अज्ञात ही था, ये क्या सिखा रहा है टीचर, लेकिन वो ज्ञात से अज्ञात पे पहुंच गया और उसने सीख लिया। ये मात्र एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब परीक्षा भवन में हम बैठे होते हैं और पेपर हमारे सामने होता है, तब प्रश्न की जो शब्दावली है उसको पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि इसका उत्तर क्या है। तो ये जो स्टडी, जो अध्ययन होता है, स्वाध्याय होता है, ये उस समय काम आता है। कोचिंग चाहे कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई कोचिंग केवल दिशा तो दे सकता है, मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं ये टेस्ट पास करा दूंगा, फला टेस्ट पास करा दूंगा, कोई नहीं ले सकता। पढ़ना बच्चे को ही पड़ता है, पढ़ना बच्चे को ही पड़ता है। हाँ, अच्छा शिक्षक मार्गदर्शक देता है, सबको मार्गदर्शन दे देता है, भाई आपको इधर जाना है, ये जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना किसे पड़ेगा? विद्यार्थी को, क्योंकि उसे ही युद्ध लड़ना है और उसे ही विजेता बनना है। तो मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अपने युद्ध को बहुत ही क्या कहेंगे, कर्मठता के साथ लड़ना है। तो स्टडी को बिल्कुल मजबूत तरीके से बना के रखिए और चलते रहिए। हाँ, जितने भी सोर्स हैं, जितने भी स्रोत हैं ज्ञान के, वो आप उनका प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सारी बातें सिर्फ आपको इसलिए बोली हैं कि स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, आपको अध्ययन करना ही होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी। आगे पॉइंट दूसरा है, इसमें छात्रों को पहले से तैयार सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इसमें छात्रों को पहले से
तैयार सामग्री उपलब्ध हो जाती है जिससे उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। किस विधि में? संश्लेषण विधि में छात्र को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। यह भी देखते हैं आगे क्या हो। तीसरा पॉइंट, यह वैज्ञानिक विधि है और अभी आपने पढ़ा विश्लेषण विधि, वो मनोवैज्ञानिक विधि थी और ये वैज्ञानिक विधि। चौथा नंबर, इसमें अध्यापक अधिक क्रियाशील रहते हैं। तो जब अध्यापक ही अधिक क्रियाशील रहेंगे तो छात्र पहले से ही, तो उनको परिश्रम करने की ज़रूरत क्या है? तो तुलनात्मक रूप से सोचा जाए तो जो अध्यापक बहुत ज़्यादा क्रियाशील है तो वहाँ किसका परिश्रम कम हो गया? छात्र का परिश्रम कम हो गया। आगे देखते हैं। इसमें आत्म निर्भरता तथा आत्मविश्वास की कमी रहती है क्योंकि छात्र समस्याओं का हल स्वयं नहीं खोजता। भाई बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि हल खोज रहा है कौन? अध्यापक, क्योंकि छात्र समस्याओं का हल स्वयं नहीं खोजता। तो जब अध्यापक खोज रहा है तो आत्मविश्वास किस में बढ़ेगा? छात्र में तो बढ़ेगा नहीं। तो ये लाइन अपने आप में सही है और इसको समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा, इसमें भिन्न भिन्न खंडों को जोड़ा जाता है। विश्लेषण विधि में खंड खंड किए जा रहे थे, अलग अलग पार्ट करके हम सीख रहे थे, और यहाँ भिन्न भिन्न खंडों को जोड़ा जाएगा, जोड़ जोड़ के सीखेंगे संश्लेषण विधि में। नेक्स्ट देखते हैं, इस विधि में समय और शक्ति दोनों कम लगते हैं। नेक्स्ट, यह एक सूक्ष्म विधि है। यह एक सूक्ष्म विधि है। भाई सभी लोग इन पॉइंट्स को जरा देख लें, क्योंकि ये बहुत काम के हैं। यह रटने की प्रक्रिया को विकसित करती है। किस प्रक्रिया को विकसित करती है? रटने की प्रक्रिया को। तो पेपर में, परीक्षा में अगर ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि रटने की प्रक्रिया को विकसित करती है, तो भाई आप
संश्लेषण विधि पर टिक मार दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं संश्लेषण विधि के बाद हमने दो विधि की चर्चा की है अभी, एक तो विश्लेषण विधि और एक संश्लेषण विधि। अब बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि, इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट, इस विधि में विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य, कॉमा, उदाहरण से नियम तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। भाई इसमें तीन बातें बहुत काम की हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये बात आपको याद रखनी ही रखनी है आगमन विधि में, ये 3 पॉइंट। आगे, इसमें बालक एक अनुसंधान कर्ता के रूप में कार्य करता है तथा स्वयं सक्रिय होकर नियम व सूत्र ज्ञात करता है, सूत्र ज्ञात करता है। विशिष्ट से सामान्य की जो बात कही जा रही है वो इस सेकंड पॉइंट में आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें बालक एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है और स्वयं सक्रिय होकर नियम व सूत्र ज्ञात करता है। तीसरा पॉइंट, इस विधि में यानी इसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है। इसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। चौथा पॉइंट यह है अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। पांचवा पॉइंट, इस विधि में छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। आगे कुछ 1-2 पॉइंट्स और देखते हैं जो आपके बेहद काम के होने वाले हैं। इस विधि में एक कार्य से कारण, इस विधि में हम कार्य से कारण की दिशा में चलते हैं।
क्योंकि ये पूछा गया है कार्य से कारण। कोई घटना हो रही है, उस घटना के पीछे कारण क्या है, इस विधि में पढ़ते हैं, इस विधि में सीखते हैं। इस विधि में हम कार्य से कारण की दिशा में चलते हैं। अगला, इसमें आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का विकास होता है। आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का विकास होता है। ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं किसमें, आगमन विधि में। उम्मीद है कि आपको आगमन विधि के पॉइंट्स हैं आपको समझ में आए होंगे। आगे निगमन विधि, इसकी चर्चा कर लेते हैं भाई, इसमें क्या खास बात है। पहला पॉइंट, इस विधि में सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म से स्थूल, छोटे से बड़ा, नियम से उदाहरण पर पहुंचते हैं, सामान्य से विशिष्ट पर। किस विधि में? निगमन विधि में। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, यह अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। और इससे पूर्व अभी हमने देखा था, आगमन जो विधि थी वो अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है और निगमन अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें शिक्षक क्रियाशील रहता है। इसमें शिक्षक क्रियाशील रहता है। चौथा पॉइंट, यह उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। यह उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। और आगमन विधि जो है, निगमन विधि हो गई उच्च कक्षाओं के लिए, और आगमन विधि जो है वो छोटे कक्षाओं के लिए। आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट्स और हैं इसके जो बेहद उपयोगी हैं, उनको भी देख लो। इस विधि में कारण से कार्य की ओर चलते हैं। इस विधि में कारण से कार्य की ओर चलते हैं। आगे, यह विधि समस्या समाधान पर अधिक बल देती है। किस पर बल देती है?
समस्या समाधान पर। इसमें नियम या सूत्र, नियम या सूत्र पहले ही बता दिया जाता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। हाँ भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है कि उधार का ज्ञान होगा तो उसमें तो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। जो स्वयं द्वारा स्थापित ज्ञान है उसमें कॉन्फिडेंस होगा। तो इस तरह हमने ये कौन सी विधि अभी पढ़ी है, निगमन विधि। भाई सूक्ष्म रूप से हमने 4 विधियों की चर्चा की है, अतिशय सूक्ष्म रूप से, क्योंकि परीक्षा निकट हो तो हमें कुछ की पॉइंट्स देख लेने चाहिए। बस मेरा भी प्रयास यही है कि तुम्हारे ये यात्रा, ये युद्ध जो जॉब के लिए चल रहा है, उसमें कुछ सहयोगी मैं भी बन सकूं, ऐसी उम्मीद करता हूं और आपके साथ सहयोग कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आप भी मेरा सहयोग कर रहे होंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह से। मिलते हैं किसी और नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।